हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही होने चाहिए। ओके, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। स्टडी कंटिन्यू रखिए और उसी में जो है आपका कंटिन्यूएशन जो रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। कहीं भी आप उसको ब्रेक्स मत करिए, क्योंकि है ना ये घोड़ों की रेस है और ये रेस बहुत स्ट्रांग है ना। MBBS ऐसे नहीं मिलता है किसी को, तो पढ़ते रहिए कंटिन्यू। तो बच्चों, पिछले टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, उसमें आपने साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टर पढ़ लिया था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, और देन आफ्टर आपने उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे वो भी पढ़ दिए, जैसे हेटेरोसिस्ट आपको मैंने पढ़ाया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिप्रोडक्शन। हमने आपको बोला था कि रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस इसका बचा हुआ है, रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस। तो ये दोनों चीज़ें हम जो है आज कवर करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। अब जैसा कि आपको पता है कि दीज आर द यू बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया में तो ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता था, तो यहाँ भी आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ओनली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे केवल आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब सेक्सुअल क्या हो जाएगा? सेक्सुअल RPD absent। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? absent है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, तो जो भी रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? असेक्सुअल टाइप। जरा देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, अपना फेवरेट है ना। फेवरेट है कि नहीं है? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन के बारे में आप सभी को पता ही है कि बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन में कोई भी इंडिविजुअल यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन के बारे में आप जानते ही हैं, बाइनरी फिजन क्या होता है ये भी आप जानते हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन होता है यूनिसेल्युलर जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें, है ना, जो कॉलोनी वगैरह या फिलामेंटस नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंट, देखो इसमें क्या होगा, ये कोई इस तरीके का फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है ना। उसमें से कोई इतना पार्ट टूटेगा और टूटने के बाद क्या बनाएगा? फॉर्म न्यू बीजीए, है ना। नए बीजीए का फॉर्मेशन करेगा, तो ब्रेक्स इनटू पीसेस। ये लेकिन फिलामेंटस बीजीए में होता है, फिलामेंटस बीजीए, ठीक है, फिलामेंटस बीजीए में, और ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस फॉर्म न्यू बीजीए। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है बेटा? थर्ड नंबर है हेटेरोसिस्ट। क्या है बेटा? हेटेरोसिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेटेरोसिस्ट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैसे बताया हुआ है कि हेटेरोसिस्ट रिप्रोडक्शन में भी मतलब पार्टिसिपेट होता है कभी कभी इन सर्टेन कंडीशन। तो ये भी कहाँ होता है? फिलामेंटस, क्योंकि आपको पता है हेटेरोसिस्ट कहाँ फॉर्म होता है? फिलामेंटस बीजीए में। फिलामेंटस बीजीए में फॉर्म होता है, तो क्या होगा कि इसमें भी हेटेरोसिस्ट ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन
कंडीशन इट फॉर्म न्यू बीजीए फिलामेंट, मतलब कि हेटेरोसिस्ट कुछ स्पेशल कंडीशंस में ब्रेक होता है और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो हेटेरोसिस्ट आल्सो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट बेटा आता है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार इससे। हॉर्मोगोनिया में क्या होता है पहले तो ध्यान देंगे, एक ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, दिख रहा है आपको, ओके। अब क्या होता है कि इस फिलामेंटस बीजीए में यहाँ पे एक सेल बाइकॉन्केव हो जाती है। कोई मान लेते हैं एक सेल बाइकॉन्केव हो गई, यहाँ पे एक ये सेल बाइकॉन्केव हो गई और एक ऊपर कोई बाइकॉन्केव हो गई, मान लेते हैं ये सेल, ठीक है, दिस। इनके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेजिनस सीड्स फिल्ड हो गया, बहुत ध्यान से, फिल्ड म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज। इसमें भी वही है, लेकिन ये सेल्स कैसी है, डेड है। कैसी है, डेड सेल्स है, कंफर्म। अब इस सेल को हम लोग बोलते हैं, जब डेड सेल्स फिल्ड विथ म्यूसिलेज, इसको बोलते हैं हम लोग नेक्रीडिया। क्या बोलते हैं, नेक्रीडिया, कंफर्म। जब डेड हो गई, उसके अंदर म्यूसिलेज फिल हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्रीडिया। और ये जो बीच का पार्ट होता है, यानी कि ये देखो, अब क्या होगा, ये भी डेड है, ये भी डेड है, तो अब ब्रेक्स हो जाएंगी, तो ये बीच का पार्ट जो है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोनिया। और यही आगे चल के क्या करती है, फॉर्म न्यू बीजीए फिलामेंट। यही आगे हॉर्मोगोनिया आगे चल के क्या करेगी, नए बीजीए का फॉर्मेशन करेगी, कंफर्म। जैसे इस फिलामेंट में एक ऊपर कहीं एक नेक्रीडिया बन गया और एक नीचे कहीं बन गया, तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, जब ब्रेक होगा तो ये हॉर्मोगोनिया पार्ट ब्रेक होकर के क्या बनाएगा, एक नया बीजीए फिलामेंट बना लेगा, कंफर्म, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, लास्ट है, आप उसको लाइन को बढ़ा लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट यहाँ पे है एकाइनीट। क्या है, एकाइनीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी फिलामेंटस ही पार्टिसिपेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक सेल पर्टिकुलर, जैसे ये बीच की सेल है या कहीं की भी है ना, एक पर्टिकुलर सेल जो है वो थिक वॉल्ड हो जाएगी। चलो थिक वॉल्ड बना लेते हैं, थिक वॉल्ड हो गई बेटा। और इसके अंदर रिजर्व फूड बहुत सारा फूड रिजर्व कर लेगी और ये थिक वॉल्ड हो जाएगी। कैसी, थिक वॉल्ड। अब ये थिक वॉल्ड हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा पक्का, कि एकाइनीट जो है वो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। कब होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल की स्पेलिंग देख लेना, है ना, कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है कि जब अनफेवरेबल मतलब फूड वाटर की स्कार्सिटी है या कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि उस समय ये थिक वॉल्ड हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर हो जाएगा। फूड स्टोर होने के बाद क्या होगा कि ये सब पूरा फिलामेंट और डिजनरेट हो जाएगा। ये क्या करेगी, पेरिनेशन का काम करेगी, है ना। और आगे चल के यही क्या करेगी, यही सेल एकाइनीट फॉर्म न्यू बीजीए फिलामेंट को फॉर्म करेगी। कौन, यही सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं एकाइनीट, कंफर्म। तो ये रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे, आप देख रहे हैं। केवल आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। और बैक्टीरिया में भी आपने सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, है ना। तो इसको नोट करें। और इसके लिए आप नहीं याद रहे तो एक बाई हैं जो एक छोटी सी कोमल हारमोनियम से क्या करती हैं, हेट करती हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक एक लिखे दे रहे हैं, अगर ना याद रहे तो। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि फ्रेगाइल
हार्मोनियम, हार्मोनियम, हेटर, हेटर, एक ही बाई, एक ही बाई, है ना। बाई समझ रहे हो ना, आप लोग जानते ही हो कि फ्रेगाइल हार्मोनियम हेटर एक ही बाई, मतलब एक ही बाई जो है वो फ्रेगाइल एक बहुत कोमल हार्मोनियम है। हार्मोनियम तो आप जानते ही हैं, बजाते जो है उससे बहुत हेट करती है। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। फ्रेगाइल का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हार्मोनियम का मतलब हार्मोगोनिया, हेटर का मतलब हेटेरोसिस्ट, है ना। एक ही का मतलब एकाइनेट और बाई का मतलब बाइनरी फिजन, कन्फर्म। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, नोट करें। इसके बाद बेटा इम्पोर्टेंस आता है, तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बीजीए, बीजीए मतलब साइनोबैक्टीरिया, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। पहली चीज़ तो ये है ना, गाना नहीं गाना है ना। पहली बात ये है कि सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन्हीं के थ्रू स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इनमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों होते हैं, है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अब बेटा जब पहली बार अर्थ बनी होगी तो सबसे पहले ऑक्सीजन यही लाए थे इस एटमॉस्फेयर में, फ्री ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इनहेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब एरोबिक लाइफ फॉर्म्स को अराइज किया इन्होंने, एरोबिक लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व। इनके बाद ही क्या हुआ, एरोबिक लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुआ, ठीक है। एक तो बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या इन्होंने किया, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स N2 इनटू सॉइल, ठीक है। ये सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कैसे करते हैं, N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करके, है ना, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिक्स हो जाती है। ओके, कन्वर्ट कर दिया ना इससे, कौन किसने, बीजीए ने, यहाँ पे बीजीए। अब कौन कौन से बीजीए है, जैसे कि हम कुछ बीजीए की बात करेंगे यहाँ पे, कुछ बीजीए जैसे कि हम यहाँ पे टोलिपोथ्रिक्स एंड ओलोसिरा की बात करते हैं, ओलोसिरा। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सन, है ना, किसमें, राइस फील्ड में। कैसे, सिम्बायोटिक की नॉन सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक कैसे बेटा, नॉन सिम्बायोटिक है ये, कैसे, नॉन सिम्बायोटिक मतलब ये इस राइस के साथ रहते नहीं हैं, सॉइल में ही ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, दूसरे नॉस्टॉक, नॉस्टॉक तो आपने पढ़ा है, एंड एनाबिना, एनाबिना, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इनरिच N2 नाइट्रोजन इन ऊसर सॉइल, है ना। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ऊसर सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा सकते हैं, मतलब इंक्रीज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो रिक्लेमिंग मतलब जहाँ पे ऊसर बंजर बहुत ज़्यादा, ऊसर और बंजर एरिया होता है, बैरन एरिया, जहाँ पे कभी खेती नहीं की गई होती है, तो वहाँ पे अगर हम इनको इंट्रोड्यूस करा दें नॉस्टॉक और एनाबिना को, तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो उस एरिया को, उस पूरी लैंड को क्या कर देंगे, ये क्या कर देंगे,
उसमें उसकी फर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, मतलब एक्ट एज बायो फर्टिलाइज़र, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स काम करते हैं, है ना, कंफर्म। तो ये 2 हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट नेक्स्ट है बेटा। अब प्रोटीन सप्लीमेंट में कौन सा बीजी है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, यूनिसेल्युलर ब्लू ग्रीन एल्गा है या साइनोबैक्टीरिया, ये बीजीए है ना, क्या है, बीजीए, है ना। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। देखो यूनिसेल्युलर है लेकिन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके। और इसके जो प्रोटीन मतलब इससे जो प्रोटीन होती है इसमें वो एडिबल होती है, एडिबल कामा नॉन टॉक्सिक, मतलब खाने योग्य होती है, नॉन टॉक्सिक, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे, है ना, फोर्थ नंबर जो है हम यहाँ लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वे ब्लूम कॉज करते हैं, वाटर ब्लूम। अब ये क्या चक्कर है, देखो ज़रा, एल्गल ब्लूम ऑब्लिक वाटर ब्लूम। अब ये क्या करते हैं, जब जिस वाटर में होते हैं तो उसका यूज़ कर लेते हैं, यूज़ ऑक्सीजन। अब भाई जिस पानी में रहेंगे तो रेस्पिरेशन तो करेंगे ही, सिंपल सी बात है। अब ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे खुद, ओके। जब ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और क्या करते हैं, यूज़ ऑक्सीजन कामा रिलीज सम टॉक्सिन्स, ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं इन सराउंडिंग्स। अब क्या होगा, ऑक्सीजन भी यूज़ कर ले रहे हैं और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है अपने आसपास क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दीज आर हार्मफुल। एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दूसरे इंडिविजुअल को जो उस वाटर बॉडी में रह रहे होंगे, और दूसरी चीज़ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं। तो दोनों बातें यहाँ पे हो गई कि ये एल्गल ब्लूम इसी को बोलते हैं कि दूसरे एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है, ओके। फोर्थ नंबर हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और है छोटा सा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक और साइनोबैक्टीरिया है, लिंगबिया। फिफ्थ नंबर LYNGBYA, बीजीए। और इससे क्या किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, इससे एंटीबायोटिक फॉर्म की जाती है, किससे, लिंगबिया से। ये एक बीजी है, कंफर्म बेटा। तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन्होंने किया था, ऑक्सीजन इवॉल्व किया था, जिससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई और सबसे पहले एरोबिक लाइफ को यही क्या हुए, ओरिजिनेट किए। दूसरा है बायोफर्टिलाइजर्स, है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, N2 को अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि टोल्पोथेरिक्स, ओलोथिरसिरा, नॉन सिम्बायोटिक। दूसरे एनाबिना और नॉस्टॉक। साथ ही साथ एनाबिना के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, एनाबिना एजोली, है ना, पढ़ चुके हो ना, एनाबिना साइकेडी। तो ये भी वहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। वैसे ऊसर सॉइल में भी इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, ऊसर बंजर बैरन, जो जिस पे कभी खेती ना हो, तो ये क्या करता है, उसको फर्टिलिटी बढ़ा देता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा कि प्रोटीन सप्लीमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे कि स्पाइरुलिना एक बीजीए है, इससे सिंगल सेल है तो इसीलिए सिर्फ सिंगल सेल प्रोटीन और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है बेटा, रिच सोर्स, एडिबल होता है, नॉन टॉक्सिक, है ना, नॉन टॉक्सिक है तभी एडिबल है। देन आफ्टर एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं वाटर की, ऑक्सीजन को, यूज ऑक्सीजन ऑफ वाटर
वाटर की ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द कम ऑक्सीजन बचती है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में या अपने सराउंडिंग वाटर में। तो क्या होता है, वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल होती है। और लिंगबिया का मतलब क्या है, बीजी है, जिससे एंटीबायोटिक्स फॉर्म होती है, तो नोट डाउन करें। चलो अब आगे चलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ओके। माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया में ही आता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे, कंफर्म। तो डिस्कवरी देख लेते हैं, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्कवरी किसने दी, नोकार्ड एंड रॉक्स, ठीक है। इन्होंने इसको डिस्कवर किया। कहाँ से डिस्कवर किया है ना, कहाँ से डिस्कवर किया, सम कैटल सफरिंग फ्रॉम किससे सफ़र कर रहे थे, सफरिंग फ्रॉम प्लूरोन्यूमोनिया। कौन सा डिजीज, सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया डिजीज। इस डिजीज से कुछ कैटल जो थे वो सफ़र कर रहे थे, ठीक है, कैटल की स्पेलिंग देख लेना। सम कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज, उनमें इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। ये दोनों फ्रेंच साइंटिस्ट थे। कहाँ कैसे थे, कहाँ के थे बेटा, फ्रेंच साइंटिस्ट, ओके। इन्होंने इसके प्लूरल फ्लूइड में देखा। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड में सबसे पहले डिस्कवर किया। प्लूरल फ्लूइड मतलब लंग्स जो होता है उसके ऊपर एक कैविटी होती है, कवरिंग होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके बीच में कैविटी होती है, और उस कैविटी के अंदर क्या फिल्ड होता है, प्लूरल फ्लूइड, है ना। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया। अब एक्चुअली ये इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज़ से, तो इन्होंने नाम दे दिया। क्या नाम दिया, नेम्ड इन्होंने दिया, क्या दिया, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इन्होंने नाम दिया उसका, ओके। अब इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, इसको हम शॉर्टकट में PPLO लिख सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के बाद में हम इसे PPLO भी बुलाते हैं, ओके, कंफर्म। अभी नाम माइकोप्लाज्मा नहीं दिया गया, है ना, ओके। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए बोरेल। कौन से, बोरेल और उनके साथियों ने, एटल, ठीक है, साथी मतलब एटल मतलब उनके साथ जो भी काम करने वाले थे, उन्होंने इसका नाम दिया नेम्ड माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे इसका नाम जो है वो दिया गया माइकोप्लाज्मा, कंफर्म, माइकोप्लाज्मा। और इसका स्पेसिफिक नेम माइकोइड्स, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, ठीक है, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नाम दिया किसने, बोरेल और उनके साथियों ने, ओके। अब क्या हुआ कि भाई जब नाम दे दिया गया, इन्होंने देख भी लिया, किसमें आइडेंटिफाई किया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो क्या हुआ कि इसे जीनस में रखा गया, माइकोप्लाज्मा जीनस में रखा गया। किसने रखा, नोवाक, एक नोवाक नाम के साइंटिस्ट हैं,
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है बेटा। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा इन्होंने नाम नहीं दिया, इन्होंने दिया एस्ट्रोकोकस, एस्टेरोकोकस माइकोइड्स नाम दिया था, सॉरी फॉर रॉन्ग रिटर्न, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप सही करेंगे। बोरेल ने नाम दिया था एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स, है ना। नोवाक जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार इसको प्लेस्ड इन जीनस माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा जब जीनस दिया तो नेम भी इन्होंने नेम्ड माइकोप्लाज्मा, इन्होंने ही माइकोप्लाज्मा नाम दिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ओके। वो थोड़ा सा आप सही कर लेना, है ना। तो नोवाक ने इसका नाम माइकोप्लाज्मा दिया। कुछ और साइंटिस्ट इसे कुछ और नाम से बुलाते हैं, सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट इसको किस नाम से जानते हैं, कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं भाई, ये बहुत डेलिकेट है, क्यूट है, क्यूट मतलब आप जानते हो, है ना। और मोलस्क आगे पढ़ेंगे आप लोग एनिमल किंगडम में, इनवर्टिब्रेट में। तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब सॉफ्ट जो क्यूट होते हैं ना, उनको क्या वैसा दिखता है ये, तो इन्होंने बोला कि इसका नाम जो है वो मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला। इसे शॉर्टकट में MLO भी बोलते हैं, MLO मतलब ये तीसरा नाम इसका हो गया क्या, MLO, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी इसका नाम बोलते हैं, ओके। अब हम लोग इसके कुछ कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, ये तो डिस्कवरी हो गई। फर्स्ट थिंग यहाँ पे लिखते हैं कि ये प्लियोमार्फिक है, प्लियोमार्फिक का मतलब होता है कि अपनी मार्फोलॉजी को चेंज कर सकता है, मतलब जो अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता है ना। चेंज कर सकता है मतलब अपनी मार्फोलॉजी को चेंज कर सकता है, प्लियोमार्फिक। क्योंकि अब प्लियोमार्फिक क्यों है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये आसानी से अपनी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। मतलब क्या होता है, डिफरेंट मार्फोलॉजी शो कर सकता है। तो मतलब क्या लिखेंगे, विदाउट सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है ना। साइनोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल थी, तो सेल वॉल नहीं है। और इसे किस नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। वैसे ये प्लांट किंगडम में है नहीं, पहले सब प्लांट किंगडम में ही माना जाता था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे बोलते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर्स मतलब होता है जो अपने फेसेस थोड़ी देर में चेंज कर सकता है, अपना मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकता है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ओके। ये दोनों को बेटा क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। दोनों कौन, एनिमल और प्लांट को, है ना। सस्पिशियस कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, जो दिख रहा है आपको वही लिखना है। क्या कि इन्फेक्ट बोथ प्लांट एज वेल एज प्लांट एंड एनिमल्स लिख दो, एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट में जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको ये करता है इन्फेक्ट, क्या कि जैसे ब्रिंजल हो गया, कामा कॉर्न हो गया, कामा पोटैटो हो गया, और भी हैं बहुत सारे एक्सेट्रा, यहाँ पे लिख देंगे एक्सेट्रा। पपाया का भी है इसी में। एनिमल्स में जैसे कि डॉग हो गया, कामा माइस हो गया, कामा कैट हो गया, है ना, और मैन हो गया, और भी बहुत सारे। तो इनको भी ये इन्फेक्ट करता है, मतलब दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को भी और एनिमल को भी, है ना। तो आप इसको नोट कर लें,
फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जरा, क्या माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका सेल वॉल तो बनाएंगे नहीं क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको थोड़ा वेवी बनाना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ट्राई लैमिलर है बेटा, 3 लेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे, ये क्या है बेटा, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि ट्राई लैमिलर है, ट्राई लैमिलर। ओके, ट्राई लैमिलर है। यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन जैसा कि आप जानते हो किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से, यानी कि ये लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, लिपोप्रोटीन। ओके, तो यूनिट मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे स्टेरॉल्स, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेरॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टेरॉल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्टेरॉल जो स्टेबिलिटी देते हैं, यानी कि स्टेरॉल जो होते हैं, स्टेरॉल्स प्रेजेंट है ना, स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं, तो उसी का स्टेरॉल है ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जहाँ भी होंगे स्टेरॉल, वो सब क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। ओके, इसके बाद अंदर इसके जाएंगे, सेल वॉल एब्सेंट है, पहले ही यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, सेल वॉल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर है ना। ओके, इसके बाद इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन सर्कुलर नहीं है। कैसा नहीं है, सर्कुलर नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड हम बना देते हैं यहाँ पे। लीनियर एक तरीके से मान सकते हैं आप इसको, है ना। ये इसका क्या है, डीएनए है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड। और बाकी चीज़ें वही रहेंगी जैसा कि प्रोकैरियोट्स में आप पढ़ते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। इसके बाद कुछ जगह पे आरएनए भी होता है, तो आप जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए। ओके, इसके बाद राइबोसोम होंगे, बाकी सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। राइबोसोम है, कौन से राइबोसोम होंगे, 70S है ना, 70S राइबोसोम हो गए। नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्री बॉडीज़ भी होती हैं, एलिमेंट्री बॉडीज़ है ना, जो कि किस काम आती है हम आगे बताएंगे आपको। दीज आर द एलिमेंट्री बॉडी, एलिमेंट्री बॉडी, तो कि ओके, ठीक है। तो एलिमेंट्री बॉडीज़ हो गई। इसके बाद बेटा इसके डीएनए में एक रेप्लिकेशन डिस्क होती है, मतलब जहाँ से डीएनए क्या होगा, जब इसका रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो उस भाई डीएनए डुप्लीकेशन होगा ना, डबल ऑर्गेनिज्म बनने जा रहे हैं, 1 से 2 होंगे। अगर 1 से 2 होना है तो इनके डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा। आपको बार बार वो चीज़ें बताने में, है ना, आप तो जानते ही हो। तो क्या होता है रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक एंड पे इसके क्या होगा, एक एंड पे इसके क्या है, ये रेप्लिकेशन डिस्क, रेप्लिकेशन डिस्क है ना। यहाँ पे रेप्लिकेशन डिस्क है जिससे ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म, तो आप अंडरस्टूड है, आपको पता ही है। इस साइटोप्लाज्म में अब देखो यहाँ पे कोई आप देख रहे हो कि ना तो मेसोसोम है और ना ही कोई अदर रेस्पिरेटरी लैमेलिसोम भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इस साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ऑल एंजाइम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड सम एंजाइम्स, सम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर इन मेम्ब्रेन, ऑल एंजाइम एंड सम
सम इन मेम्ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम मेम्ब्रेन में और कुछ मतलब मोस्ट, है ना, मोस्ट लिख दो, ऑल नहीं। मोस्ट एंजाइम कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म एंड सम इन मेम्ब्रेन्स, कुछ मेम्ब्रेन्स में भी होते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे भी होते हैं, ओके। अब इसको अगर हम देखें, इसको जब हम कल्चर करते हैं तो ये कैसा दिखता है? फ्राइड एग अपीयरेंस दिखता है। फ्राइड एग अपीयरेंस जब कल्चर करते हैं, तो जब कल्चर करते हैं व्हेन कल्चर, बहुत ध्यान से, ये स्ट्रक्चर तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कल्चर मतलब होता है किसी प्लेट में फूड डाल के इनको ग्रो कराना है ना। जब कल्चर करते हैं व्हेन कल्चर विथ स्टेरॉल, स्टेरॉल यहाँ पे डालना है, विथ स्टेरॉल, ठीक है। व्हेन कल्चर विथ स्टेरॉल, तो क्या होगा? सेंट्रल पार्ट जो होगा बेटा, सेंट्रल पार्ट कैसा होगा? ओपेक होगा। ओपेक कैसा होगा? मतलब कि वो मतलब आप समझिएगा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो सेंट्रल पार्ट ओपेक होगा। और पेरीफेरल कैसा होगा? पेरीफेरल पार्ट जो होगा वो कैसा होगा? पेरीफेरल पार्ट ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो अब कैसा अपीयरेंस आता है? जैसे ये सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट ओपेक है, और जो पेरीफेरल पार्ट है वो थोड़ा कुछ इस तरीके का दिखता है ना, कुछ इस तरीके का। तो आप देख रहे हो कि ये कैसा दिख रहा है? ये दोनों मिला करके क्या देते हैं, क्या शो करते हैं? फ्राइड एग अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस शो करता है? फ्राइड एग अपीयरेंस शो करता है, ओके। तो ये भी एक इसका स्पेशल फीचर। फिर इसके बाद बेटा क्या होगा? देखो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया इनका अपीयरेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम इनकी बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन, सॉरी न्यूट्रिशन की, है ना। तो यहीं पे हम नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इनका न्यूट्रिशन जो होता है हेटेरोट्रॉपिक है ना। हेटेरोट्रॉपिक आप जानते हैं क्योंकि इसमें कहीं भी आपको क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं दिख रहा है ना। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं तो ऑटोट्रॉफ तो होगा नहीं, कंफर्म है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक में सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ कॉज करता है बच्चा। तो डिजीज़ कॉज करता है, एनिमल्स के अंदर रहता है, तो पैरासाइटिक हो जाएगा। मतलब मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट लिख दो, मोस्ट पैरासाइटिक, मोस्ट पैरासाइटिक। एंड सम कैसे होंगे? सम कैसे होंगे? सैप्रोट्रॉफिक, मतलब कुछ सैप्रोट्रॉफिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है? नॉन मोटाइल होते हैं बच्चा। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, क्योंकि इनके पास कोई फ्लैजला नहीं है। आप देख रहे हो पूरी बॉडी में कहीं फ्लैजला है? नहीं है। तो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल के साथ साथ क्या होते हैं? अगर कुछ है सम में, तो सम कुछ क्या करते हैं? ग्लाइडिंग टाइप। अगर कुछ में है भी तो ग्लाइडिंग टाइप क्या करते हैं? शो करते हैं मूवमेंट को, ओके। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। अब बेटा इनके कुछ, भाई सिंपल सी बात है, यू बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं तो अब इनको हम लोग बाई चांस इन्फेक्ट कर दें तो इनको हमें मारना भी पड़ेगा ना। भाई किसी बॉडी के अंदर या प्लांट या एनिमल को इन्फेक्ट करते ही है, पैरासिटिक फॉर्म है, तो इनको हमें मारना भी पड़ेगा ना। भाई सिंपल सी बात है, आपको कोई बीमारी हो जाती है बैक्टीरियल, तो आपको डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक्स, है ना। तो देखते हैं ज़रा सबसे खतरनाक बात क्या है यहाँ पे, है ना। खतरनाक ही है। खतरनाक बात क्या है?
खतरनाक बात यह है कि इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम, ठीक है। इनसेंसिटिव मतलब पेनिसिलिन आप समझ रहे हो कितना मतलब खतरनाक वाली एंटीबायोटिक है, उसके लिए इनसेंसिटिव होते हैं ये। क्यों होते हैं, उसका रीज़न है बेटा, क्योंकि पेनिसिलिन और लाइसोजाइम क्या करते हैं, दीज क्या करते हैं, प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्या करते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन के सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं। अगर बाई चांस आपकी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है ना, किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन दे दिया मान लेते हैं, तो वो क्या करेगा जाके आपकी बॉडी में, वो क्या करेगा आपकी बॉडी में जाने के बाद उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को नहीं बनने देगा, क्योंकि आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन का क्या सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, है ना। तो जब सेल वॉल ही नहीं फॉर्म होगा तो बैक्टीरिया क्या कदुआ फॉर्म होएगा ही नहीं, मतलब उसका फॉर्मेशन रुक जाएगा, यानी कि उसका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, लेकिन चक्कर ये है कि अब माइकोप्लाज्मा इनसेंसिटिव क्यों है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में इनसेंसिटिव क्यों है, क्योंकि बिकॉज, है ना, बिकॉज क्यों, माइकोप्लाज्मा does not have, है ना, क्या यहाँ पे लिख दो, does not possess सेल वॉल। जब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलिन लाइसोजाइम एक्शन कहाँ करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, एक्शन कहाँ करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ओके, इसीलिए इनसेंसिटिव है। अब चक्कर ये आता है कि सर अगर पेनिसिलिन से नहीं मर रहा है इतनी खतरनाक एंटीबायोटिक से, तो मरेगा कैसे ये, है ना, बात आती है ना माइंड में। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं। तो ये सेंसिटिव टू किसके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन कामा बेटा इरेथ्रोमाइसिन, ओके, sensitive to streptomycin and erythromycin and chloramphenicol। अब ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, ये भी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या हैं, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, है ना। मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स से मतलब अब ये सेल वॉल पे इन्फेक्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, जाके माइकोप्लाज्मा की मेटाबॉलिज्म को ही डिस्टर्ब कर देंगे। अब जब मेटाबॉलिज्म किसी की बॉडी की डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या वो जीने की इच्छा रख पाएगा, नहीं रख पाएगा ना, है ना, मर जाएगा। तो ये हमारे पास काम की चीज़ है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, उसके बाकी छूट गया है, तो आप इसको रेस्पिरेशन, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एरोबिक होता है, एरोबिक, है ना। एरोबिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकता है, बट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, है ना, फैकल्टेटिव एनारोब्स, है ना, है तो एरोब्स, लेकिन अगर ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाएगी तो एनारोबिक कंडीशन में भी
जा सकते हैं। कंफर्म? तो ये इनके बारे में हो गया। एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की बात, है ना। रिप्रोडक्शन, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम। रिप्रोडक्शन जो है बेटा, मच नॉट नोन, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है ना। मच नॉट नोन, ओके। बट बाय एलिमेंट्री बॉडी, मतलब ऐसा माना जाता है कि एलिमेंट्री बॉडी के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में एलिमेंट्री बॉडी बताया था, है ना। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इनके रिप्रोडक्शन, लेकिन मे बी कि ये एलिमेंट्री बॉडीज़ के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। नोट डाउन कर लो। अब बेटा नेचर पढ़ लेते हैं माइकोप्लाज्मा का। नेचर क्या पढ़ते हैं? नेचर, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जैसे हैं, मतलब बैक्टीरिया में ही इंक्लूड किए गए हैं। तो क्यों किए गए हैं उसको ज़रा देखते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है। सबसे पहली बात कि दे कैन पास बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, जिस पेपर को बैक्टीरिया पास नहीं कर पाते हैं ये पास कर जाते हैं, है ना। तो इससे एक बात तो पता चली क्या, कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया से छोटे हैं, है ना। तो दे आर नॉट बैक्टीरिया, मतलब ये कंक्लूजन निकल गया, दे आर नॉट बैक्टीरिया, ओके। दे आर नॉट बैक्टीरिया, चलो ये कंक्लूजन निकल के आ गया। इसके बाद अब बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को कौन पार कर जाता है? वायरस। तो क्या ये वायरस है? उसके लिए देखते हैं। दे कैन कल्चर आउटसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी, मतलब कि आप जानते हो कि वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है, वायरस कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या करता है? लिविंग दिखता है, मतलब उसकी लिविंग प्रॉपर्टी जो होती है वो लिविंग बॉडी के अंदर दिखती है। जैसे ही वो लिविंग के बाहर आया वो क्या हो जाता है? डेड। क्या हो जाता है? डेड। तो मतलब कंफर्म हो गया कि भाई वो क्या है? क्या है ना। समझ गया ना। इसका मतलब दे आर नॉट वायरस, इसका मतलब आ गया कि दे आर नॉट वायरस। ये वायरस तो नहीं है, ये बैक्टीरिया भी नहीं, वायरस भी नहीं, फिर क्या दिक्कत है ना। वायरस क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिविंग बॉडी के आउटसाइड भी इनको हम लोग कल्चर कर सकते हैं विथ स्टेरॉल के साथ कल्चर करते हैं, ओके। तो ये दोनों बातें हो गई यहाँ पे। मतलब अब इनमें सेल वॉल नहीं होती है तो इन्हें एक और नाम दिया जाता है बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ, ओके। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती तो कोट ऑफ, मतलब इनके ऊपर कोट नहीं होता है वो, ओके। इसके बाद ये यूनिसेल्युलर है, आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट क्या है? लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा की एक स्पीसीज है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, है ना। कितना साइज होता है? 0.3 से लेकर 0.5 मिली माइक्रोन, ओके, म्यूएम, ठीक है। तो ये इनका साइज हो गया, मतलब छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। मतलब अगर लिविंग सेल की, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ या एमएलओ आएगा, है।
चलो, इसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्ट्रक्चर जो होता है इनका, स्ट्रक्चर जो होता है इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। बट बिहेवियर जो होता है इनका, डिफरेंट टाइप के मतलब फंक्शन इनके, बिहेवियर जो होता है वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। ये आप मेंशन करेंगे अपनी कॉपी में। इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल दिखता है कि एक सेल बनाई अपन ने, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल दिखा दिया, राइबोसोम दिखा दिया, ना माइटोकॉन्ड्रिया बनाना, ना गोल्गी कॉलरी, फलाना ढिकाना, कुछ नहीं बनाना है ना, बनाना कुछ नहीं है। लेकिन इनका बिहेवियर आप देख रहे हो, कितने सारे फंक्शन करते हैं, कितनी सारी डिजीज़ करते हैं और कितने सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इनके बैक्टीरिया के, है ना। ये बैक्टीरिया के बारे में स्टेटमेंट है। ओके, अब ये कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उन डिजीज़ के बारे में हम लिख ले रहे हैं। हम यहीं पे इसको लिख लेते हैं। देखो कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़। ओके, डिजीज़ बंची यानी कि बंकी टॉप ऑफ बनाना, टॉप ऑफ बनाना, बनाना में बंची टॉप, है ना, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। दूसरी डिजीज़ है, पहली हो गई, दूसरी क्या है? दूसरी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल में लिटिल लीफ यानी कि छोटी लीफ कर देते हैं उसकी, है ना। इसके बाद तीसरी डिजीज़ हम लोग इधर लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं। तीसरी डिजीज़ है, नीचे लिख देना, आप लोग समझदार हो, है ना। ये वाला डिजीज़ इधर है। तीसरी डिजीज़ क्या है बच्चा? येलो ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो आपको नोट करनी है और इनको याद करना है, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल तो बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़े, मतलब इम्पोर्टेंस पढ़े और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ा। इसके बाद माइकोप्लाज्मा पूरा कंप्लीट एंड कर दिया है। इसके बाद हम लोग आगे रिकेट्सिया पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।